आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। तो ये भी पार्टी का आधा सीट जो है अति पिछड़ा और हमारे SC/ST भाई के लिए, SC भाई के लिए हम लोग सीट रिजर्व कर रहे हैं ताकि आज। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो बिहार में मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। मुकेश सहनी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकेश सहनी का ये ऐलान बिहार के राजनीति में एक तरह से भूचाल भी ला दिया है। कई लोगों को राजनीतिक रूप से झटका भी मुकेश सहनी ने दे दिया है। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रदीप झा सर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि सहनी जो कह रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ताकि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़े और हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। जहां हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां पे हम उनको मदद करेंगे। जहां हमारी पार्टी लड़ेगी वहां पे हमारे सहयोगी हमको मदद करें। तो हमारे 60 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। तो ये भी हमारे आज के एजेंडा में पास हुआ है। हमने जीविका दीदी के लिए भी हमने एजेंडा बनाया, उसमें बहुत सारा बदलाव के साथ भविष्य में काम करेंगे। हमारे निषाद समाज का आरक्षण के लिए भी जो हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए भी एजेंडा पास हुआ है कि हमारे पहली कैबिनेट से हम उस एजेंडा पे काम करेंगे। हमारे निषाद मछुआरा समाज के जो गंगा जी है उस पर दूसरे का अधिकार चला गया, उस पर हम लोग काम करेंगे कि उसको कैसे अधिकार दिलाना है, कैसे निषाद समाज को इंश्योरेंस के जरिए उनके मदद हम लोग कर सके ताकि उनको गंगा जी में या कहीं पे जाने के बाद उनका मृत्यु होने पे कैसे उनके परिवार को लाभ मिल सके, उस पर हम लोग काम करेंगे। और इसी तरीके से 14 एजेंडा पे बात हमने किया रखा है और सभी लोगों का समर्थन हमें मिला है। और आपने देखा कि ये बिहार में कोने कोने से 20-20 घंटा 18 घंटा का सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज काफ़ी बहुत अच्छा जगह है, लोगों का टिकट बंटवारे में भी कई रणनीति बनाई गई। हाँ, टिकट में भी हमने निर्णय लिया है कि पार्टी जितनी भी सीट पर लड़ेंगी चुनाव उसका आधे सीट जो होंगे वो खास करके पार्टी का रीढ़ का हड्डी जो है अति पिछड़ा समाज है। और अति पिछड़ा के ही दम पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारी पार्टी का आधा सीट जो है अति पिछड़ा और हमारे SC/ST भाई के लिए, SC भाई के लिए हम लोग सीट रिजर्व कर रहे हैं ताकि आधे सीट पर हमारे खास करके पिछड़े समाज लड़ेंगे और आधे सीट पर हमारे सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम लोग मौका देंगे। क्योंकि आपने खुद में देखा कि पार्टी में जो हमने बहुत सारे लोगों को टिकट दिया और चुनाव जीत के दूसरी जगह भाग गए। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि पार्टी के जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो पिछले 11 सालों से सपना देखे हैं पार्टी को इस मुकाम तक मंजिल तक पहुँचाया है, तो इस बार हम चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। और प्रदीप सर, अभी अभी हमने सुना मुकेश सहनी की बातें, तो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन ये चुनाव जीतता है, सरकार बनती है महागठबंधन की, तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। और सबसे बड़ी बात 60 सीटें मांग रहे हैं, कह रहे वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है आपको, ऐसा हो पाएगा? आरजेडी उनको 60 सीटें देगी चुनाव लड़ने के लिए या अपने दम पे उतरेंगे? नहीं अर्पिता, अगर मुकेश सहनी को आरजेडी 60 नहीं बल्कि 16 भी दे दे अगर, तो ये मुकेश सहनी की जीत होगी। ठीक है, अगर 60 नहीं 16 मतलब 60 के बदले 16 सीट भी मिल जाए उनको, तो ये मुकेश सहनी की बहुत बड़ी जीत होगी। कई चुनाव लड़ चुके हैं अब मुकेश सहनी, कोई पहला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी ताकत क्या है वो एक्सपोज हो चुके हैं, जनता को भी मालूम हो चुका है। और साथ साथ जो बिहार में अन्य दल हैं, जो मुख्य दल अगर कहें जिसको गठबंधन जो करती है, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो एनडीए की तरफ से या फिर यूपीए की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबको के सामने मुकेश सहनी की शक्ति का पर्दाफाश हो चुका है। अब तक जितने भी चुनाव लड़े वो मुकेश सहनी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाया, अब हमने देखा है कि मुकेश सहनी के को जितनी सीटें मिली गठबंधन की तरफ से, उनके पास उम्मीदवार नहीं होते। वो तो या तो सहयोगी दल से उम्मीदवार लेते हैं या दल बदल करा के लेते हैं, या फिर ऐसा लोग कहते हैं कि पैसा लेकर भी टिकट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की परिस्थिति है कि उनकी। और दूसरा, अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं मुकेश सहनी, एक भी चुनाव में खुद भी नहीं जीत पाए।
2 चुनाव तो खुद भी लड़े वो, लेकिन दोनों में से किसी चुनाव में वो जीत नहीं पाए खुद भी। ठीक है, तो इसलिए और जितने भी उम्मीदवार उनके लड़े हैं आज तक प्रायः सब के सब उनकी दल का कोई नहीं था, सब के सब दल बदलू उम्मीदवार ही लड़े। उनकी पार्टी में तो मुकेश सहनी के अलावे कोई बचा ही नहीं है, कोई है ही नहीं उनकी पार्टी में। अब प्रदीप जी देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं मुकेश सहनी, अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पार्टी में जो तमाम कार्यकर्ता है उनको बुलाते हैं और 11 सूत्रीय मांगे कहते हैं कि इसकी चर्चा हुई है, चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर उतरेंगे। खास तौर पर बिहार के हर जिले में मल्लाहों की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे मुकेश सहनी उठा रहे हैं। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि अंबानी अडानी हम नहीं है जो हमें जो है इतना पैसा मिल जाए, हमें चुनाव के लिए जनता से ही पैसा लेना पड़ेगा। अब ये बात भी अपने आप में चर्चा का विषय है कि जिस मुकेश सहनी के पास इतना लग्जरी रथ होता है, जो मुकेश सहनी हर चुनाव में पानी जो है पैसा जो है पानी की तरह बहा देते हैं, जो तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर में लोकसभा चुनाव में घुमाते हैं, वो मुकेश सहनी इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जो उनके अपने वोटर्स हैं, उनके बीच में वो अपनी क्या छवि पेश कर रहे हैं? गरीबों का नेता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, चंदा दो, चुनाव में उतारो, 60 सीटें मिलेंगी, चुनाव लड़वाएंगे गरीब से गरीब को। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि मुकेश सहनी कर क्या रहे हैं? जो वो बोल रहे हैं, जनता उस बात को समझती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सही बात नहीं बोल रहे, फिर भी सहनी ऐसा कर रहे हैं, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदीप सर? नहीं, ये सही है, प्रेशर पॉलिटिक्स ही है वो तो। एक तरह से आप देख ही रही है ना, जब से मुकेश सहनी चुनावी राजनीति में आए तब से मल्लाह की ठेकेदारी ले लिया है उन्होंने, नाम भी रख लिया सन ऑफ मल्लाह। लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं अर्पिता, पिछला लोकसभा चुनाव देखिए, एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दिया, एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दिया। मैं बता रहा हूं आपको, पिछला जो विधानसभा चुनाव लड़े थे वो 2020 में एनडीए के साथ, आप पता कीजिए किस मल्लाह के बेटा को टिकट दिया मुकेश सहनी ने? किसी को नहीं दिया, किसी मल्लाह के बेटा को टिकट नहीं दिया। मतलब मल्लाह के परिवार में केवल एक ही बेटा है, मुकेश सहनी, और यही उनकी राजनीति के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, कि सबसे बड़ी बात क्या है? दूसरा एक और चीज है, उनकी पार्टी केवल कहने को पार्टी है, वो सिंगल वन मैन शो है। आप बताइए ना कि वीआईपी के पास किस जिले में कौन सा ऐसा संगठन है जिसके सहारे वो चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं? ठीक है, और तीसरी बात आप कहेंगे कि आरजेडी के पास भी कोई संगठन नहीं है, लेकिन आरजेडी में और मल्लाह की सन ऑफ मल्लाह की पार्टी में अंतर है। अंतर यह है कि आरजेडी का जो बेस वोट बैंक है यादव और मुसलमान का, इनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि पार्टी का अगर सांगठनिक स्ट्रक्चर नहीं भी है अगर, तब भी इनकी संख्या इतनी है, दोनों समुदाय मिलाकर लगभग 28-29% की आबादी है कि अगर संगठन नहीं भी है तब भी ये लोग चुनाव में प्रभावी हो जाते हैं, एक निश्चित संख्या में मत मिलता है। लेकिन मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं उसकी कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये मल्लाह समाज जो है यादव का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैंने संख्या बल में यादवों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये बात समझने की आवश्यकता है। तो अगर मुकेश सहनी ये बात सोच रहे हैं कि केवल मल्लाहों का नेता बनकर हम अगर राजनीतिक सफलता पालेंगे तो ये दिवा स्वप्न के अलावे कुछ नहीं है। हाँ, उनको अपनी कुर्सी मिल जा सकती है अगर वो सही तरीके से अपनी शक्ति का मूल्यांकन करके उसके आधार पे योजना बनाएंगे अगर, तो मुकेश सहनी को कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को सफलता मिलेगी या कोई उनको डिप्टी सीएम बना देगा, हाँ किस्मत में होगा तो बात अलग है। लेकिन राजनीतिक शक्ति इतनी, किस्मत में तो मधु कोरा भी मुख्यमंत्री बन गए थे, मुकेश सहनी भी बन जाएंगे, हो सकता है वर्मा जी अगर लिख के भेजे होंगे तो बन जाएंगे, बात अलग है। लेकिन जो राजनीतिक ताकत है उनके पास और जिस प्रकार की राजनीति अभी तक मुकेश सहनी की रही है, उस के अगर परिप्रेक्ष्य में कहा जाए
अर्पिता, तो मैं तो यही कहूंगा कि उप मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना जो है निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है अपनी पार्टी के बल पे। हाँ, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए और आने वाले दिनों में तो कुछ भी हो सकता है, मैं तो कोई ज्योतिषाचार्य तो हूं नहीं, लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जो चीज को मैं देख रहा हूं कि केवल तकदीर में होगा तभी उनको कोई तत्काल डिप्टी सीएम बना दे तो बना दे, नहीं तो तकदीर ठीक कहा आपने। तकदीर के सहारे शायद मुकेश सहनी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जिस तरीके का चुनावी अभियान वो चला रहे हैं बिहार में, उसके पीछे यही लगता है कि उनकी कल्पनाएं हैं और वो तकदीर पर काफी भरोसा करते हैं, इसीलिए शायद वो इतने बड़े बड़े दावे भी करते हैं। अर्पिता, मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें। देखिए, ये जो आपने कहा ना कि धन संग्रह मतलब पैसा इकट्ठा करना कि चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि अंबानी और अदानी नहीं है तो अंबानी अदानी चुनाव लड़ने नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, ये सब उस आरोप को ढकने की एक तरह से ये मतलब औजार भी हो सकता है जो आरोप उन पर और उनके परिवार पर उनकी पिताजी के हत्या के दौरान लगा था। आरोप क्या लगा था कि उनके पिताजी अरबों का सूद का कारोबार करते हैं, ठीक है, और उसी क्रम में उनकी हत्या भी हुई थी। तो ये करोड़ों और अरबों का जो सूद का कारोबार जो वो कर रहे हैं और उससे जो उनकी आमदनी हुई है, तो उस आमदनी पर ये पर्दा ढकने का भी काम करने का एक तरीका हो सकता है कि भाई अब हम चंदा करेंगे और इस तरह की बातें। तो सब जनता को पता है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती है। हाँ, जनता को बुर्बक बना लेते हैं राजनेता कई बार, ठीक है, लेकिन लगातार बेवकूफ बनाना ये संभव नहीं होता है। तत्काल किसी एक चुनाव में कोई बेवकूफ बन जाए, सबको पता है कि वो जिस प्रकार का बस लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, मुकेश सहनी की जो राजनीति की यात्रा है किसी से छिपी नहीं है। लाओ लश्कर उनका खुलेआम दिखता है और जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके पीछे एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की एक रणनीति है जिस पर काम कर रहे हैं। वो ऐसे आने वाले वक्त में हो सकता है और भी कई बड़े ऐलान करें और अपना एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने की, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।